गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह। जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की अपनी क्लास हिस्ट्री की होगी। देख लिया होगा आपने कौन सा टॉपिक अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों की भारत विजय। तो सभी जल्दी से आइए। गुड आफ्टरनून सभी को। जी बिल्कुल, ठीक है। तो देखो, हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी, हम जैसे कि कवर कर रहे थे भारत में जो यूरोपियन कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी जो हमारे हिंदुस्तान में आई थी, तो किस सीरियल नंबर से हिंदुस्तान में एंट्री करती है, कौन किसके बाद इंडिया में आ रही है, ये सारी चीजें मैंने कवर की थी। जैसे कि मैंने बताया था, एक पी डी बी डी एफ, है ना, ये बताया था कि भारत आने वाली प्रमुख यूरोपियन कंपनी। तो मैंने इसके अंदर ये बताया था, पी से जैसे कि मैंने बताए थे पुर्तगीज भारत में आए थे, है ना, 1498 में। ये सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूँ। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो हमें आसानी से समझना है। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर करते रहना। शुरू करते हैं हम अपना पूरा सेशन आज का। ठीक है, फिर डी से मैंने यहाँ पे बनाया था डच, है ना, उसके बाद ये डच आते हैं। उसके बाद भारत में कौन आते हैं, ये ब्रिटिश लोग आते हैं। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो यही पढ़ेंगे। उसके बाद भारत में कौन आए थे, डेनिस। ठीक है, और लास्ट में इनमें से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं तो फ्रांसिस। तो इनका आने का ये क्रम मैंने बताया था। एक और थी स्वीडिश, जो 1731 ईस्वी में उसकी स्थापना की गई थी, वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो पुर्तगीज कंपनी है उसका मैंने नाम बताया था एस्तादो दा इंडिया। ठीक है, पुर्तगीज कंपनी है एस्तादो दा इंडिया। इसकी डिटेल हमने पूरी कवर कर ली थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया था। आज जो है हम आज इन अंग्रेजों के बारे में कवर करेंगे। तो जो अंग्रेजों की कंपनी थी, नाम तो सुना होगा उनका, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका नाम बहुत ही बाद में नाम रखा गया था, वो हम अभी एक्ट के अंदर बात करेंगे, उनके बारे में सारी डिटेल में दूंगा। लेकिन जब ये कंपनी बनी थी उस समय इसका नाम क्या था, इनको अधिकार पत्र कब मिला, ठीक है, इंडिया की तरफ ये कैसे बढ़ते हैं, इंडिया में कैसे किन राजाओं से परमिशन लेते हैं, वो सारी चीजें हमें आज की क्लास में याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो समझ गए होंगे कि सबसे पहले पुर्तगीज है, फिर डच है, ब्रिटिश है, डेनिस है, फ्रांसिस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा भाई, मैं वो बता रहा हूं, हम वो पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, इन ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया गया था, उस समय इनका नाम क्या था, वो सारी चीजें हमारी होगी आज की क्लास में। और हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, अंग्रेजों की भारत विजय। ठीक है, अंग्रेजों की भारत विजय ये पढ़ेंगे, यानी किस किस तरीके से ये हिंदुस्तान में अपनी सत्ता अंग्रेज सेट करेंगे। ठीक है, सारी चीजें होगी कंप्लीट, ये पढ़ाएंगे हम डिटेल से सारी। फ्रांसिस भी पढ़ाएंगे, डच भी, है ना, सारी अपने कवर करेंगे कंपनियां। ठीक है जी। तो देखो, अंग्रेजों की भारत विजय। अब कई तुमने काफी स्थानों पर पढ़ा होगा कि जी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। तो पहली तो बात ये ध्यान रखना जी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में नहीं की गई थी। जो तुम कहते हो ना 31 दिसंबर सन 1600 को की गई थी, तो 1600 में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। 1600 का मतलब क्या है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आज की क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले ना वीडियो को शेयर करते रहना, उसके बाद आराम से हम पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा अपना डाउट क्लियर करना, डिटेल तुम्हें सारी दी जाएंगी। ठीक है, तो देखो, जितनी भी ये यूरोपियन कंपनी, जितनी भी यूरोपियन कंपनी हमारे हिंदुस्तान में एंट्री करती है, यानी भारत में जितनी भी यूरोपियन कंपनी आती है, तो उनमें सर्वाधिक सफल, यानी सर्वाधिक सफल कौन हुए थे, सर्वाधिक सफल कौन हुए थे, जानते होगे तुम सभी, सर्वाधिक सफल हुए थे ब्रिटिश। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा, तुमने भी सबसे ज्यादा बुकों में ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसके पीछे कारण क्या था, यानी रीजन क्या था इनकी सर्वाधिक सफलता, ये सर्वाधिक सफल क्यों हुए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें याद करनी है। ठीक है, सभी को राम नाम। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। जल्दी से आ जाइए, शेयर करते रहना भाई, वीडियो को शेयर करो यार तुम लोग। बिल्कुल सही आंसर आपका ब्रिटिश। तो देखो, रीजन क्या था सर्वाधिक सफलता का, ब्रिटिश लोग भारत में सर्वाधिक सफल क्यों हो पाए, तो उसके कुछ मैं एग्जांपल अगर आपको दूं। एक तो देखो, इन्होंने जो व्यापार है ना, इनका जो व्यापार है, वो व्यापार इनका बहुत ही सर्वाधिक विस्तार, यानी व्यापार इनका सर्वाधिक विस्तार था। एक तो इन्होंने सर्वाधिक व्यापार में विस्तार किया। ठीक है, इनकी डिटेल सारी अभी आएंगी तुम्हारे सामने। दूसरा, इन्होंने राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा लिया।
राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा लिया। यानी मैं एक आसान भाषा में अगर आपको बताऊं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी यूरोपियन कंपनी में सर्वाधिक सफल हुई थी। एक छोटे से वर्ड में अगर जानना चाहो तो उसका क्या क्या मतलब होगा, एक तो सर्वाधिक व्यापार विस्तार इन्होंने किया और दूसरा राजनीतिक सैनिक शक्ति का इन्होंने सहारा लिया। अब जो तुम कंपनी पढ़ते हो, उस कंपनी की स्थापना कब की गई? तुम तो पढ़ते हो जी 31 दिसंबर सन 1600 की स्थापना की गई थी। बिल्कुल गलत है, इस समय कंपनी बनी नहीं थी। बनी कब थी स्थापना, इसका कब किया गया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की जो एक कंपनी है ना, ये बन कब रही है, जो हिंदुस्तान में व्यापार करने आती है? तो देखो भाई साहब, इसकी स्थापना जो है ना, वो 22 सितंबर सन 1599 ईस्वी को की गई थी। 22 सितंबर सन 1599 में बनी थी कंपनी। 22 सितंबर 1599 में, ध्यान रहे, ठीक है। मैं आपको एक स्क्रीन पर एक चीज दिखा रहा हूं, उसको ना तुम आसानी से समझने की कोशिश करना, और जो चीजें हैं मैं उनको आपको बता रहा हूं, उनकी डिटेल तुम कवर करना, ठीक है। देखो, इसको समझ लेना, इसको समझना आसानी से। मैंने क्या कहा, मैंने लिख रहा कंपनी। तो कंपनी बन कब रही है? कंपनी बन रही है 22 सितंबर सन 1599 ईस्वी को कंपनी बन रही है, ठीक है। कंपनी 22 सितंबर 1599 में बनाई जा रही है। बाई यानी किसके द्वारा? मर्चेंट एडवेंचर्स, मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड और अच्छी तरह याद कर पाओगे ना तो चीजें आसान रहेंगी समझने में। मर्चेंट एडवेंचर्स, दो व्यक्ति के नाम मैंने यहां पे लिख रखे हैं। एक का नाम है जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट। ये तो शायद तुमने खूब एसएससी पेपर में इनके नाम तो सुने होंगे, जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट, ठीक है। ये दो व्यक्ति है, इन व्यक्ति के द्वारा, जॉर्ज व्हाइट्स, इन व्यक्ति के द्वारा इस कंपनी की स्थापना कब की जा रही है? 22 सितंबर सन 1599 को। तो फाउंडर कंपनी के कौन थे? जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट। यहां तक समझ जाओगे। अब यहां पर एक चीज लिख रही है, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी ना था। ईस्ट इंडिया कंपनी तो इसका नाम बहुत ही बाद में रखा गया है। तो इस कंपनी का रियल नाम क्या था, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो मैं यहां पे ये लिख रहा हूं कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, व्यापार करने जो अंग्रेज आ रहे हैं, उसकी कंपनी की स्थापना 22 सितंबर 1599 में की जा रही है मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा, जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट के द्वारा, ठीक है। कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, नाम देखना, ब्रैकेट में मैंने लिखा है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी थी और इस कंपनी को उस समय ब्रिटेन की एक महारानी हुआ करती थी, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। आज महारानी एलिजाबेथ सेकंड है, उस समय था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो इस महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को इस कंपनी को क्या मिला था? एकाधिकार मिला था, है ना। एकाधिकार मिला था कि जाओ और 15 वर्षों तक पूर्वी में व्यापार करो भाई, ठीक है। यानी एकाधिकार सिर्फ अकेले यही कंपनी पूर्वी साइड में, ईस्ट साइड में, ठीक है। जैसे कि इधर इंडोनेशिया, भारत वगैरह ये सारे क्षेत्र हो जाएंगे इधर साइड के। तो 15 वर्षों तक व्यापार करो। कंपनी के प्रबंधन हेतु कुछ यहां पर सदस्य थे, जैसे कि मैंने यहां पे लिख रखा है, एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य। उस समय की बात करूं मैं तो टोटल मेंबर 24 सदस्य, ठीक है। अलग से बात करें तो एक इसका निदेशक और एक इसका उपनिदेशक बनाया गया था। तो मैंने यहां पर क्या बात की है वो सारी चीजें शायद आप समझ गए होंगे। तो एक बार दोबारा देखना, मैं कह रहा हूं कि जितनी भी व्यापारिक कंपनी भारत में आई उनमें सर्वाधिक सफल कौन हुए थे भाई? उनमें सर्वाधिक सफल हुए थे अंग्रेज। एक सिंपल सी भाषा है, आराम से समझो। भारत में काफी लोग आए थे, भारत में पुर्तगाली आए, भारत में डच आए, अंग्रेज आए, है ना, फ्रांसीस आए, डेनिश आए, बहुत से लोग आए ये, ठीक है। अब इनमें सर्वाधिक जो सफल है वो सर्वाधिक सफल कौन हो रहे हैं? सर्वाधिक इनमें सफल यानी इनका जिनका मेन अड्डा भारत में बना वो थे ब्रिटिश यानी अंग्रेज। अब कोई पूछे जी अंग्रेज ही क्यों सफल हुए, तो उसमें दो चीज यहां पर मैंने बताई है। एक तो इनका जो व्यापार विस्तार है ना वो बहुत सर्वाधिक था, इनका व्यापार विस्तार सर्वाधिक था, और दूसरा इन्होंने राजनीतिक और सैनिक शक्ति का बड़ा सहारा लिया था भाई, ठीक है। तो दो रीजन मैंने इनके यहां पे बताए हैं।
दूसरा, जो इनकी एक कंपनी थी व्यापार उद्देश्य के लिए हिंदुस्तान में एंट्री कर रही है, वो कंपनी बनी कब थी? 22 सितंबर सन 1599 को बन रही है, मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा बन रही है। और कौन थे वो दो व्यक्ति जिन्होंने कंपनी बनाई? जॉन वाट्स, जॉर्ज व्हाइट्स। इन इंसानों के द्वारा, जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया था उन सभी के नाम, इनके द्वारा इस कंपनी को बनाया गया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ, उस समय रानी थी ब्रिटेन की, उसके द्वारा एकाधिकार मिला था इनको 31 दिसंबर 1600 को कि जाओ और 15 वर्षों तक पूर्वी में व्यापार करके आओ। ये सारी बातें थी, ठीक है। इस कंपनी हेतु एक प्रबंधक, एक उप प्रबंधन में एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 इसके अंदर सदस्य थे कंपनी में। तो ये देखो, मैंने शुरुआत की जो कंपनी थी ना अंग्रेजों की, जिन्होंने भारत में 250 साल राज किया, उनकी शुरुआत की जो नींव है वो चीजें मैं बात कर रहा हूं। इसको दिमाग में सेट कर लेना, सारी बातें यहां से शुरू करेंगे हम, यहां से पूरी डिटेल निकलेंगी। तो समझ गए होगे कि कंपनी क्या थी, ये कब बन रही है और किसके द्वारा। तो ये मैंने लिख रखा है यहां पे, इसको तुम आसानी से देख लो। यानी बन कब रही है? 22 सितंबर 1599 में, बाई मर्चेंट एडवेंचर्स, जॉन वाट्स, जॉर्ज व्हाइट के द्वारा। ये फाउंडर है, कंपनी का नाम बड़ा है ये, तो ये नाम आप देख लेना, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। कंपनी को ज्ञापन मिला 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, ठीक है, कि जाओ और 15 वर्षों तक व्यापार करके आओ उधर साइड में। ये सारी चीजें थी। जब ये कंपनी बन रही है और जब ये कंपनी को अधिकार मिल रहा है, तो उस समय हिंदुस्तान का मुगल सम्राट पता कौन था? उस समय हिंदुस्तान का मुगल सम्राट था अकबर, है ना। ये मुगल टॉपिकों में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी, अकबर के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपनी की स्थापना के समय ये थे अकबर। ये सारी चीजें यहां पर, ठीक है, तो समझ जाओगे मैं ये क्या कह रहा हूं। ये शुरुआत की चीज बताई मैंने, ठीक है। अब जो ये कंपनी है, अब जो ये कंपनी है ना, ये जो कंपनी मैंने अभी 1599 में जो बनी थी, अब ये करते क्या है? ये ईस्ट साइड में एक तरह से आते हैं और सन 1601, ठीक है, सन 1601 ईस्वी का समय है और सन 1601 में ये कंपनी, सन 1601 में ये कंपनी क्या, सन 1601 में ये कंपनी क्या करती है? ये सन 1601 में जावा, ठीक है, जावा हो गया, सुमात्रा, ये नाम शायद आपने सुनोगे, जावा, सुमात्रा, मोलक्को, ठीक है, ये इस साइड की यात्रा करती है, जावा, सुमात्रा और मोलक्को, ठीक है। इस साइड की तरफ ये कंपनी अपनी यात्रा शुरू करती है। भारत की तरफ ये कंपनी कब है? भारत की तरफ ये कंपनी एक तरह से कब आती है? भारत की तरफ इस कंपनी का रुख होता है सन 1604 ईस्वी में, ठीक है। यानी भारत की तरफ इनकी एंट्री सन 1604 ईस्वी में होती है। अब उसके बाद क्या होता है, वो अपना आज का टॉपिक है, ये बातें हम पढ़ेंगे आसानी से, समझ गए। तो मैंने अभी कंपनी की शुरुआत की डिटेल दी है तुम्हें कि कंपनी बन कब रही है, अधिकार कब मिल रहा है, किस किस के द्वारा बनाई जा रही है, कंपनी ईस्ट साइड में सबसे पहले किन क्षेत्रों की यात्रा करती है और इंडिया की तरफ रुख कब कर रही है। ये शुरुआत की एक तरह से डिटेल थी हमारी। तो यहां तक सभी का क्लियर हो गया होगा बड़ी आसानी से, आसान लैंग्वेज के अंदर मैंने बताया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। एक तो स्टेप मैंने यहां पे ये क्लियर किया है। दूसरा क्या है, एक नाम शायद आपने सुना होगा, ठीक है, एक नाम शायद आपने सुना होगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस। और नहीं सुना हो तो बड़ी आसानी से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जामों के लिए भी। कैप्टन विलियम, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति शो देखते होगे, उसके साथ इसका एक मैं लिंक भी बनाऊंगा, करोड़ों का क्वेश्चन पूछा गया था इसका नाम बना के। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस, सुने नाम। ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है ना, ये राजदूत था, एक ब्रिटेन का राजा था जिसका नाम था जेम्स फर्स्ट, यानी जेम्स प्रथम। तो इसका राजदूत बनकर ये कैप्टन विलियम हॉकिंस हमारे इंडिया में आते हैं। और इंडिया में ये आए ना, तो ये एक अपना व्यापारिक जहाज लेकर आए थे। मैं क्या कह रहा हूं कि एक अंग्रेज राजदूत है विलियम हॉकिंस, जो किसके द्वारा भेजा गया है भारत में? जेम्स प्रथम के द्वारा। और भारत में ये कब आता है? सन 1608 ईस्वी में ये भारत में आता है एक व्यापारिक जहाज लेकर। और जो व्यापारिक जहाज लेकर ये भारत आया, उस जहाज का नाम था भाई हेक्टर, ठीक है। ये बात समझना,
वैसे अगर पूछे भारत आने वाला अंग्रेजों का पहला जहाज कौन सा है, भारत आने वाला अंग्रेजों का पहला जहाज कौन सा है, तो आंसर आएगा रेड ड्रैगन। लेकिन मैं यहां पे कुछ अलग बता रहा हूं कि सन 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस हमारे हिंदुस्तान आते हैं, इस व्यापारिक जहाज हेक्टर को लेकर ये सूरत उतरते हैं, सूरत में आते हैं, गुजरात के अंदर जो आज सूरत है। ठीक है, यानी इस जहाज को कौन लेके आया था, विलियम हॉकिंस। इस जहाज का कमांडर कौन था, विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस सूरत आया था हेक्टर जहाज लेकर। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति में, ये क्वेश्चन 7 करोड़ रुपए का पूछा गया था। अभी YouTube पर आप चेक भी कर सकते हो कि भारत आने वाला अंग्रेजी जहाज हेक्टर, इसका कमांडर कौन था, जो जहाज 1608 में सूरत आया, तो इसका कमांडर कौन था, विलियम हॉकिंस। ठीक है, अब ये जब भारत आए ना, तो उस समय भारत में राज पता किसका चल रहा है, जहांगीर का चल रहा है, यानी सलीम, अकबर के पुत्र जहांगीर। क्योंकि जो जहांगीर है ना, ये सन 1605 से लेकर सन 1627 ईस्वी तक भारत में शासन करता है। 1627 में जम्मू कश्मीर में जहांगीर का डेथ हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब विलियम हॉकिंस भारत आए तो उस समय राज किसका है, जहांगीर का। और ये विलियम हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचते हैं, ये विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। ठीक है, मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज, मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन है, विलियम हॉकिंस। इस विलियम हॉकिंस को देखो, यह अंग्रेज तो है लेकिन इसको तुर्की भाषा का, ठीक है, प्लस फारसी भाषा का अच्छा बड़ा ज्ञान था, यानी तुर्की और फारसी भाषा की ज्ञाता था, तो बातचीत करने में भी कोई दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज है। सन 1608 में ये जहांगीर के दरबार में गया था और जहांगीर ने इसका बड़ा सम्मान भी किया था। यहां तक मुगल शासक जहांगीर ने इसको एक उपाधि और दे दी थी, इंग्लिश खान। ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर ने। ये बात कर रहा हूं तो समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं भारत आने वाला पहला, ठीक है, अंग्रेजी जहाज तो कौन सा है, रेड ड्रैगन। लेकिन एक ये नाम देखो, ये शायद आपको दिख रहा होगा, यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, ये देखो, ये फोटो आपने दिख रहा होगा, ये जहांगीर के दरबार में गए थे तो सन 1608 में, यहां तक समझ गए होगे, सन 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, सन 1608 में। ठीक है, उस समय अब जहांगीर इसको दरबार में जब पहुंचता है तो इसको एक उपाधि प्रदान करता है जिसका नाम है इंग्लिश खान, ये मैंने बताया। प्लस इसको और क्या करता है, इसको 400 का मनसब प्रदान करता है। ठीक है, देखना मैं इसको हटा देता हूं, ये शायद आपको दिख गया होगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, जब जहांगीर के दरबार में गया कौन, कैप्टन हॉकिंस, तो जहांगीर क्या करता है, इसको 400 का मनसब प्रदान करता है और इसको आगरा में रहने के लिए बोल देता, आगरा फोर्ट में, कि भाई आगरा फोर्ट में रहो, और 400 का मनसब इसने प्रदान किया। अब ये देखो मनसब क्या होता है, वैसे तो मुगल में पढ़ेंगे, मनसब एक रैंक व्यवस्था होता है। मनसब फारसी भाषा का शब्द है। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी, आराम से सुना होगा, बहुत सुना होगा, अकबर के द्वारा। जो ये मनसबदारी प्रणाली है ना, ये शुरू तो की थी अकबर ने। ठीक है, ये प्रणाली अकबर ने मंगोलों से उधार ली थी, यानी मंगोलों की देन है मनसबदारी प्रणाली भारत में, और भारत में शुरू कर रहा है अकबर। तो एक रैंक व्यवस्था होती थी, इस मनसब के आधार पर इन लोगों को वेतन दिया जाता था, सेना में और इनके प्रशासनिक अधिकारियों में। तो मुगलों में डिटेल से पढ़ेंगे मनसब क्या होता है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं, जहांगीर के दरबार में गए थे हॉकिंस, 400 का इसको मनसब मिला, आगरा फोर्ट में इसको रहने की क्या मिली, एक तरह से परमिशन मिली, ये सारा। लेकिन ये यहां पे इससे मिलने थोड़ी ना आया कि भाई हालचाल पूछने आया, ऐसा तो था नहीं। अब हुआ क्या, इनको क्या करना था हिंदुस्तान में, इनको करना था भारत में व्यापारी। तो ये जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, ठीक है, व्यापार हेतु। लेकिन उस समय क्या था, ये जब व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए ना ये अंग्रेज, तो ये जहांगीर के दरबार में गए, इससे बातचीत करते व्यापार उद्देश्य तो हिंदुस्तान में व्यापार के अंदर खोलने के लिए, जैसे कि पहले से पुर्तगाली भी खोले बैठे हैं। तो जहांगीर क्या करता है, इसको शुरुआत में तो मना करता है। वैसे एक पूरी कहानी है इसके पीछे, पूरी स्टोरी है, लेकिन वो कहानियां कवर नहीं करेंगे, हमें सीधा मेन फैक्ट याद करने अपनी कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे पहले क्या थे, इससे पहले भारत में और भी लोग राज कर रहे थे, और भी लोग व्यापार कर रहे थे। ये सारी चीजें समझ गए होगे, शायद मैं इसको मिटा रहा हूं बोर्ड से, समझ गए होगे। विलियम हॉकिंस कब आए, 1608 में।
व्यापारिक जहाज हेक्टर को लेकर भारत आए, सूरत आए थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस थे इस हेक्टर के। किसके दरबार में आए? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने इसको 400 का मनसब भी प्रदान किया। विलियम हॉकिंस एक तरह से अच्छा टैलेंटेड था, कई भाषाओं को इसको ज्ञान था, यानी फारसी का, इंग्लिश का और तुर्की भाषा का इसको अच्छा खासा ज्ञान था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई। अब मैं यहां पे कह रहा हूं, जब ये विलियम हॉकिंस सन 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है ना, ठीक है, व्यापार की मांग करता है यहां पर हिंदुस्तान में व्यापार केंद्र खोलने हेतु। लेकिन उस समय भारत में क्या था? उस समय इंडिया में पहले से भी कई लोग व्यापार कर रहे हैं। देखो, गुजराती, फारसी, तुर्की, मिस्र वगैरह ये तो बहुत साल से कर रहे थे। लेकिन पुर्तगाली जो लोग हैं, हमने पुर्तगाली को डिटेल में पढ़ा है, भारत में ये पुर्तगाली भी पहले से व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, और भारत में ये गुजराती भी व्यापार कर रहे हैं, पहले से व्यापार कर रहे हैं। तो हुआ क्या, ये परमिशन लेता है जहांगीर से हिंदुस्तान में व्यापार करने की। इसको परमिशन तो शुरुआत में, पहले दौर में, देखो अच्छे से समझना, यहां पर शुरुआत में तो जहांगीर ने इस हॉकिंस को परमिशन दे दी थी। लेकिन जैसे ही पुर्तगालियों को और गुजराती व्यापारियों को पता लगा कि ऐसे ऐसे यहां पे तो कंपटीशन करने वाले बंदे हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ कंपटीशन कर रहे व्यापार हेतु जो भी है, तो इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने और इन गुजराती व्यापारियों ने क्या किया? विरोध कर दिया। तो जहांगीर ने इसको जो परमिशन दी थी ना, वो स्थगित कर दी, यानी जो व्यापार करने की परमिशन मिली थी अब वो यहां पर कैंसिल होगी। ठीक है, कि भाई तुम यहां पर व्यापार नहीं कर सकते। यानी इनका टारगेट पता क्या था? इनका टारगेट था अंग्रेजों का कि हमें सूरत में अपनी व्यापारिक केंद्र खोलना है। अब कई ये सोच रहे होंगे कि जी सूरत पर ही क्यों लड़ाई थी? देखो, एक भौगोलिक तरीके से देखे तो उस समय जो सूरत ये बंदरगाह था ना, ये भौगोलिक तरीके से बड़ा था, यानी यहां पर जो लहरें वगैरह ना इतनी ज्यादा उफान में आती नहीं थी और यूरोपियन लोगों को यहां से आवागमन करने में बड़ी आसानी थी, ना कि उधर ओडिशा, पारादीप वगैरह बंदरगाह या बंगाल के हुगली वगैरह साइड में जाए। तो उससे अच्छा बेस्ट ये सूरत वाला इलाका था व्यापारिक दृष्टि से उन यूरोपीय लोगों के लिए। तो इनका मेन टारगेट था कि भाई हमें सूरत में व्यापार करना है। यानी हॉकिंस बोलते हैं, अब मैं एक आसान भाषा में बताऊं कि जी हमें ना सूरत में व्यापार करना है, ठीक है, व्यापार केंद्र स्थापित करने हैं। अब जहांगीर तो पहले तो इससे दोस्ताना संबंध अच्छे हो गए, तो क्योंकि जहांगीर ने तो दरबार में इसको मनसब भी प्रदान किया था, आगरा में रहने के लिए भी इसको एक तरह से जगह दे दी थी। ठीक है, अच्छा खासा दोस्ताना यहां पर सिस्टम सेट हो गया था। लेकिन जैसे पुर्तगालियों को पता लगा, गुजराती व्यापारी को पता लगा कि ऐसे ऐसे अंग्रेज हिंदुस्तान में सूरत में अपना अड्डा सेट करना चाहते हैं, तो ये भागते हैं वहां पर जहांगीर के पास कि ये सब क्या हो रहा है भाई। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या किया, इन लोगों के कहने के बाद इसकी जो परमिशन थी वो परमिशन कैंसिल करके ये बोल दिया जहांगीर ने अंग्रेज को, हॉकिंस को, कि भाई तुम सूरत में अपना अड्डा मत बनाओ, तुम क्या करो, तुम दक्षिण भारत में चले जाओ। ठीक है, और दक्षिण में अपना व्यापार केंद्र सेट कर डालो। और तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कभी पढ़ाओ तो एक लाइन ये हमेशा पढ़ी होगी कि भारत में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक अस्थायी कंपनी कहां पर सेट हुई थी? देखो, स्थायी तो सूरत में, जो कि अभी डिटेल पढ़नी बाकी है। तो अंग्रेजों की पहली अस्थायी जो कंपनी है ना, वो हमारे साउथ इंडिया में सन 1611 ईस्वी के अंदर एक जगह का नाम सुना होगा तुमने, मसूलीपत्तनम। ठीक है, मछलीपत्तनम भी बोल देते, मसूलीपत्तनम। ये इन प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो आंध्र के अंदर पड़ता है, यानी आंध्र प्रदेश में है। तो 1611 में ये कहां पर अपने अस्थायी व्यापारिक कोठी सेट कर डालते अंग्रेज? मसूलीपत्तनम में। टारगेट क्या है, सपना क्या है? सूरत में सेट होना। लेकिन सूरत में ये सेट नहीं हो पाए क्योंकि किन उन लोगों ने विरोध कर दिया जो पहले से हिंदुस्तान में व्यापार कर रहे थे। पुर्तगाली लोग व्यापार कर रहे थे और गुजराती व्यापार कर रहे थे, तो परमिशन इनकी स्थगित हो गई थी। ये सारा सेट करके अस्थायी कारखाना ये हॉकिंस यहां पर सेट करके, और हॉकिंस सीधा चला जाता है भाई वापिस अपने इंग्लैंड में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये तो हिंदुस्तान में आए व्यापार हेतु सूरत में अपना अड्डा जमाने, लेकिन सूरत में तो प्रॉब्लम होगी, तो इन्होंने एक तरह से क्या मजबूरी में कहां पर अपना क्या नाम है, अपना अड्डा सेट किया, वो मसूलीपत्तनम आंध्र प्रदेश में 1611 में। उसके बाद ये इंग्लैंड चला गया। अब इसके कुछ समय बाद, ठीक है, देखो यहां पर भी एक युद्ध होगा और वो उस युद्ध की नींव भी है ये, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक है, उनका युद्ध का बैकग्राउंड भी समझ जाओगे और बाकी चीजें यहां पर तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या होता है, सन
सन 1612 ईस्वी का समय होता है, समझना इस लाइन को, सन 1612 ईस्वी का समय होता है और 1612 ईस्वी में एक अंग्रेज और भारत आते हैं। देखो मैंने अभी बताया था सन 1608 में तो कौन आए, सन 1608 में आ रहे हैं विलियम हॉकिंस, सूरत आ रहे हैं हेक्टर नामक जहाज लेकर। अब मैं कह रहा हूं ये हॉकिंस अपना सिस्टम सेट करके 1611 में दक्षिण में, सूरत में नहीं कर पाया, दक्षिण में सेट करके ये चला जाता है। उसके बाद एक बंदा और भारत में आता है 1612 में, जिसका नाम था कैप्टन थॉमस बेस्ट, ठीक है, कैप्टन थॉमस बेस्ट। ये रेड ड्रैगन जहाज में आया था, जो रेड ड्रैगन पहले भी भारत में आ चुका था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन है, लेकिन हॉकिंस जिस जहाज पर आया था उसका नाम था हेक्टर। तो क्या कह रहा हूं मैं, सन 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट भारत आते हैं, इंडिया आते हैं सूरत में। जैसे ये इंडिया सूरत में आते हैं ना, तो इन गुजरातियों ने और पुर्तगालियों ने फिर से एक्शन लेना शुरू कर दी कि तो लोग फिर से हिंदुस्तान में एंट्री करने लग गए, ठीक है। तो इस थॉमस बेस्ट के दो ऑफिसर थे, इसके दो प्रशासनिक अधिकारी थे। उन प्रशासनिक अधिकारी को क्या करता है, गुजरात का एक गवर्नर था, उन प्रशासनिक अधिकारियों को गुजरात का गवर्नर कैद खाने में बंद कर देता है। यानी थॉमस बेस्ट भारत आए 1612 में, और उस समय थॉमस बेस्ट के दो बंदों को गुजरात का गवर्नर पकड़कर गिरफ्तार कर कैद खाने में डाल देता है। अब ये अच्छा तो लगेगा नहीं थॉमस बेस्ट को। तो थॉमस बेस्ट ने क्या किया, उन लोगों को रिहा करने के लिए इन्होंने मांग भी की थी, लेकिन वो व्यापारी नहीं माने। तो क्या किया, इस थॉमस बेस्ट ने उस गुजरात के गवर्नर को ही, यानी गुजरात के गवर्नर को ही उठा लिया और अपने कैद खाने में अपनी जहाजों के अंदर एक तरह से डाल दिया, कैद कर दिया, बंद कर दिया। देखो कितने चतुर चालाक है, इस बात से सोचना सत्ता अच्छी तरह सेट भी नहीं हुई है और यहां पर एक गवर्नर तक को उठा लेते हैं अंग्रेज लोग, ठीक है, सोचने की बात है। और इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा, वही है जो 250 साल का शासन हम लोग पढ़ेंगे। मैंने क्या बात की है, जैसे थॉमस बेस्ट 1612 ईस्वी में भारत आते हैं, तो उस समय इसके दो ऑफिसरों को, दो अधिकारियों को गिरफ्तार करके गुजरात का गवर्नर कैद कर देता है। इसके बाद थॉमस बेस्ट का यहां पर भाई दिमाग खराब होता है और थॉमस बेस्ट इस गुजरात के गवर्नर को ही उठा लेता है, इसी को ही साइड में कर दिया, ठीक है। अब इतना बड़ा यहां पर गुजराती और अंग्रेजों के मध्य ये मामला हो गया, तो इसकी मध्यस्थता के लिए क्या हुआ, इनके मध्य राजीनामा करने के लिए इन पुर्तगालियों को बुलाया गया, क्योंकि पुर्तगाली तो कई साल से अपनी सत्ता अच्छी तरह सेट कर चुके हैं। तो मध्यस्थता के लिए, बिचौलिए के लिए अंग्रेज और गुजराती लोगों के मध्य मध्यस्थता करने के लिए इन पुर्तगालियों को बुलाया गया। और जिस तरह पुर्तगालियों को भारत में बुलाया गया ना, वो जो रिजल्ट है ना, वो ही इन अंग्रेजों की नींव है भारत में सत्ता सेट करने की। जैसे कि मैंने पुर्तगालियों का पढ़ाया था तुम्हें कोचिन का युद्ध, इसी तरह इस समय एक युद्ध होगा और जो युद्ध होगा ना, वो हिंदुस्तान में नाम कहलाएगा बैटल ऑफ सवाली। बैटल ऑफ सवाली का शायद नाम आपने सुना होगा, खूब इंपॉर्टेंट है, ज्यादा समय तक ये युद्ध लड़ा नहीं गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है। देखो बैटल ऑफ सवाली जो है वो सन 1612 में लड़ा गया था। अब क्या है बैटल ऑफ सवाली, देखो एक तो शायद ये नहीं समझ में आया होगा कि जिस सवाली का युद्ध तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, है ना। अब इस सवाली क्या है, ये युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, वो सारी डिटेल में दे रहा हूं। सिंपल सी बात है, कब हुआ, 1612 ईस्वी में हुआ। सवाली नामक जो स्थान है ना, ये भारत में आज के टाइम में सूरत के पास एक गांव है छोटा सा, ठीक है। सन 1612 ईस्वी के अंदर युद्ध होता है। जैसे ही पुर्तगाली लोग मध्यस्थता करने थॉमस बेस्ट के साथ मध्यस्थता करने पहुंचे ना, मैंने कहा था ना थॉमस बेस्ट ने गुजरात के गवर्नर को उठा लिया था, तो उसकी मध्यस्थता करने, शांति वगैरह स्थापित करने ये पुर्तगीज लोग पहुंचते हैं थॉमस बेस्ट के पास सवाली नामक स्थान में, सवाली गांव में, ठीक है। और यहां पर कौन था, उधर एक अंग्रेज था जो थॉमस बेस्ट था। तो जैसे ही थॉमस बेस्ट के पास ये पुर्तगीज लोग पहुंचते हैं, तो वहां पर थॉमस बेस्ट क्या करता है, इन पुर्तगाली के जितने भी ये जहाज लेकर आए थे ना सवाली नामक स्थान में, उन सभी को इसने क्या कर दिया, इन सभी के जहाजों में आग लगा दी और इनको बिल्कुल एक तरह से भगा भगा कर मारा अंग्रेजों ने। यानी पुर्तगालियों को इन लोगों ने क्या किया, पुर्तगालियों को इन लोगों ने बुरी तरह पराजित किया। और जिस तरीके से इन्होंने पराजित किया ना, जिस स्थान पर पराजित किया, वो 29 और 30 नवंबर का समय था भाई।
29 और 30 नवंबर यानी 2 दिन मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। इस समय एक युद्ध हुआ था और जो युद्ध हुआ ना इस समय, उस युद्ध का नाम कहलाया था बैटल ऑफ सवाली। अब इसको दोबारा समझना मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, समझे? जो घटना हुई थी बैकग्राउंड वो यहां तक समझ लोगे। मैं कह रहा हूं सवाली नामक स्थान पर जब मध्यस्थता करने पुर्तगाली लोग जाते हैं, पुर्तगाली भी बड़े बदतमीज लोग थे, ध्यान रखिए, ये मत समझना कि ये भाई बिचौलिए बन रहे तो अच्छे लोग हैं यहां पर शांति करने जाएंगे, कोई शांति वांति इनका लेना देना नहीं था। तो जैसे ही पुर्तगीज लोग जाते हैं थॉमस बेस्ट के पास गवर्नर को छुड़ाने के लिए, ठीक है, तो इनके मध्य क्या होता है, शांति तो दूर की बात, यहां पर इन दोनों के मध्य युद्ध हो जाता है। और जो इन दोनों के मध्य यानी अंग्रेज प्लस पुर्तगीज, अंग्रेज प्लस पुर्तगीज के मध्य जो युद्ध हुआ, सूरत के पास एक गांव है सवाली, सवाली नाम का, तो उसी गांव के नाम पर इतिहास में एक युद्ध लिखा गया, बैटल ऑफ सवाली, यानी नवंबर 1612 ईस्वी में अंग्रेज प्लस पुर्तगीज के मध्य हो रहे हैं। बुरी तरह पुर्तगाल को इस युद्ध में पराजित किया गया और थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेज ये युद्ध जीत जाते हैं। गुजरात का गवर्नर तो छोड़ दिया गया था बाद में। अब जो गुजरात का गवर्नर है ना वो भागता है भाई जहांगीर के दरबार में कि जी ऐसे ऐसे सिस्टम हो गया। अब जहांगीर ने भी सोचा कि भाई अंग्रेज तो, यानी इस युद्ध से जहांगीर, सीधी सी बात बताऊं, बड़ा प्रभावित हुआ था। यानी जहांगीर पहले तो सोचते थे कि पुर्तगाली जो है ना ये बड़े पराक्रमी, और पुर्तगालियों ने जहांगीर को अपने अंडर में कर रखा था। अंडर में बोले तो लालच दे देकर गिफ्ट वगैरह पहुंचाते थे टाइम टाइम पर, है ना, ऐसे तरीके से। लेकिन जैसे ये युद्ध में अंग्रेजों ने बुरी तरह पुर्तगालियों की हालत खराब की तो इस युद्ध से जहांगीर प्रभावित हुआ था। पहले तो जहांगीर ने क्या कह दिया था कि भाई तुम सूरत में नहीं खोल सकते व्यापार के अंदर, तो ये अंग्रेज कहां चले गए, दक्षिण में सेट करके आ गए। उसके बाद कुछ समय बाद 1612 में फिर अंग्रेज आते हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम हो जाती है, युद्ध हुआ। इस युद्ध के सीन को देखकर ये जहांगीर बड़ा प्रभावित हुआ और जहांगीर ने इनको पुनः परमिशन दे दी कि भाई अंग्रेजों, जो तुम्हारा ये सपना था ये सूरत में व्यापार केंद्र खोलने का, तुम सूरत में अपनी कोठी सेट कर सकते हो। और यहां पर ही हो गया बेड़ा गर्क भारत का, बिल्कुल ये मैं बात बोल सकता हूं, क्योंकि ये वही सीन है जिसके बाद हम 250 साल के अत्याचारों को सहेंगे। ये वही पॉइंट था एक मेन, यानी जहांगीर ने परमिशन दी और इस परमिशन के बाद क्या करते हैं लोग, ये अंग्रेज क्या करते हैं, ये अपना सूरत के अंदर अपना व्यापारिक केंद्र सेट कर देते हैं सन 1613 ईस्वी के अंदर। तो मैं यहां पर देखो कई जगह तुम्हें मिलता है ना कि अंग्रेजों की पहली व्यापारिक केंद्र कहां पे लगा, तो वहां पर सूरत आंसर मिलता आपको, ठीक है। अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में लगा था, स्थाई। लेकिन इससे पहले अस्थाई एक काम चलाऊ हम अगर आम भाषा में बोले तो वो 1611 में सेट कर चुके थे। बट इन भाई साहब का सपना तो सूरत में अड्डा बनाना था ना, और सूरत में अड्डा वो बैटल ऑफ सवाली के बाद ही बना था इन अंग्रेजों का। ये सारी चीजें मैंने अभी बताई है, इनमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो बैटल ऑफ सवाली कब हुआ था आसानी से समझ गए होगे। बैटल ऑफ सवाली 1612 में लड़ा गया था, ठीक है। 29-30 नवंबर 1612 में लड़ा गया था अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य। पुर्तगालियों को बुरी तरह अंग्रेजों ने पराजित किया और इसके बाद अंग्रेज 1613 में अपना व्यापारिक केंद्र सूरत में खोल डालते हैं। व्यापारिक केंद्र सूरत में, और सूरत में जो व्यापारिक केंद्र इन्होंने खोला था ना, तो एक और थोड़ा सा डीपली जाओ तो एक टॉमस एल्डवर्थ, नाम सुनना मैं जो बोल रहा हूं, एक टॉमस एल्डवर्थ नाम का व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा देता हूं टॉमस एल्डवर्थ, देखो ये अगर दिख रहा हो तो एक टॉमस एल्डवर्थ, इस इंसान के नेतृत्व में पहला अंग्रेजों का स्थायी व्यापारिक केंद्र सूरत में सेट हुआ था। ये बात ध्यान रखना। युद्ध तो किसके नेतृत्व में जीता था अंग्रेजों ने, थॉमस बेस्ट, और सूरत में पहला केंद्र किसके नेतृत्व में सेट कर रहे हैं, टॉमस एल्डवर्थ। समझ गए होगे। ये तो थी इनकी हिंदुस्तान में सत्ता सेट करने की शुरुआत, और उसके बाद तो ये क्या करेंगे, उसके बाद तो धीरे धीरे हिंदुस्तान में एंट्री करते जाएंगे। जो होगा वो हमारा अब आगे का इतिहास होगा। तो यहां तक कोई डाउट,
मैंने क्या क्या बताया तुम्हें, 2 स्टेप मैंने बताए अभी तक, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 स्टेप तुम्हें भी बताए हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी बनी कब थी, अधिकार पत्र कब मिल रहा है महारानी जी के द्वारा, ठीक है, इंडिया की तरफ एंट्री कब कर रहे हैं, जहांगीर के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया मैंने, एंड विलियम हॉकिंस की एंट्री का पॉइंट, ये सारी चीजें मैंने बताई, एंड बैटल ऑफ स्वाली युद्ध के बारे में, ये सारी चीजें, यानी अपना पहली नींव इन अंग्रेजों ने देश में सेट कर डाली है। समझ जाओगे यहां तक, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर आपका थॉमस। वीडियो को ना शेयर भी करते रहना, आप लोग लाइक करते रहना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसका आंसर तुम्हें डिटेल से दे दिया जाएगा, अगर मैं सीन कर पाऊंगा तो तुम्हारे कमेंट को। तो ये सारी चीजें हुई, तो यहां तक समझ जाओगे। अब इनका काम क्या होगा, अब इनको कोई डर नहीं है, यानी जो इनके रास्ते में आए थे ना, अंग्रेजों के रास्ते में, वो इन्होंने साइड में कर दिए। पुर्तगाली लोग, अंग्रेजों ने पुर्तगाली को पराजित कर दिया है। मुगल सत्ता उस समय नॉर्थ इंडिया में सत्ता सेट थी, तो उन मुगलों को भी इन्होंने अपने काम से प्रभावित कर दिया है, ठीक है। गुजरातियों को भी इन्होंने साइड में कर दिया है, पहली कंपनी सेट कर डाली है। और अब धीरे धीरे उस कंपनी से पूरे हिंदुस्तान में कैसे लोग फैलेंगे, कैसे कलकत्ता में जाएंगे, कैसे बीजापुर में जाएंगे, गोलकुंडा में, कलकत्ता में, हुगली में, बिहार में, दिल्ली तक सेट हो पाएंगे, और वो अपना टॉपिक है इतिहास का, और कैसे हिंदुस्तान को जीतेंगे अंग्रेजों की भारत विजय, जो हमारा आज की हेडिंग है, वो चीजें अब हमें और कवर करनी आगे। तो यहां तक समझ जाओगे, ये सारी बातें हैं। तो देखो विलियम हॉकिंस, समझना, विलियम हॉकिंस, मैंने अभी एक बात बोली थी, विलियम हॉकिंस कौन है, भारत आने वाला मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज। सन 1608 में आए, जहांगीर के दरबार में गए थे 1608 में। कौन बनेगा करोड़पति, दोबारा बता रहा हूं, 7 करोड़ कोई कम अमाउंट नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा गया था 7 करोड़ का, यूट्यूब पर अभी चेक कर लेना अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो, कि भारत आने वाला व्यापारिक जहाज हेक्टर जो सूरत आया 1608 में, उसके कमांडर कौन थे, तो कमांडर ये भाई साहब थे हॉकिंस, जिसकी डिटेल मैंने तुम्हें अभी दी है। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी, प्लस 400 मनसब इसको प्रदान किया, और आगरा फोर्ट में रहने के लिए भी इसको बोल दिया गया था। ये सारी चीजें मैंने बताई, समझ जाओगे जी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा सा यहां पे नोट करके और लिख देता हूं मैं, ठीक है। स्थल मार्ग से एक क्वेश्चन और आ जाता, कई बार थोड़ा अगर घुमा दे, स्थल मार्ग से भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है। विलियम हॉकिंस आंसर मत डालना वहां पे, समझना क्वेश्चन को। स्थल मार्ग से हमारे इंडिया में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है, स्थल मार्ग से इंडिया में आने वाला फर्स्ट अंग्रेज कौन है, तो भाई उसका जो नाम है ना, वो था जॉन मिल्डेन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी एग्जाम आते हैं, और सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और जब ये पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे ना, तो जैसे मैंने पुर्तगालियों के क्वेश्चन की सीरीज में आपके सामने लेकर आया था, ऐसे वो क्वेश्चन भी लेके आऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आया, किस एग्जाम आया, पूरे प्रीलिम्स यूपीएससी वाले तक के पेपरों के क्वेश्चन भी, एसएससी के भी, हर लेवल के क्वेश्चन सामने आएंगे। तो ये नाम याद कर लेना, कभी सोचो नाम जी हार्ड है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसको याद नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया एग्जाम में, वो पूरा प्रूफ भी दूंगा मैं तुम्हें, और पूरा स्क्रीन के ऊपर लगाऊं उन क्वेश्चनों को, आराम से वहां पे पढ़ोगे। तो जॉन मिल्डेन हॉल सन 1599 में स्थल मार्ग से हमारे हिंदुस्तान में आए थे। तो स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज जॉन मिल्डेन हॉल, और जहांगीर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस। ये सारी बातें की है। तो अब ये धीरे धीरे ऐसी एंट्री करते रहेंगे, अपनी सत्ता सेट करते रहेंगे, और देश में किस तरीके से ये हिंदुस्तान को अपने अंडर में कर लेंगे, वो सारी बातें हैं। अब देखो यहां तक तो हो जाएगा। एक नाम और सुना होगा, ये 2 ही व्यक्ति शुरुआत में बहुत चलते हैं, टॉमस रो, ठीक है। ये शायद आपने नाम सुना होगा, सर टॉमस रो। ये टॉमस रो क्या है, ये हमारे देश में ये आते हैं 1615 ईस्वी में। हॉकिंस तो कब आए थे, 1608 में, और टॉमस रो भारत में कब आए थे, सन 1615 में। ये टॉमस रो भारत में 1615 में आते हैं, और ये भी मुगल दरबार में पहुंचते हैं, ठीक है। सुनना, बातों को आसानी से समझते चलना, डाउट हो तो क्लियर कर देना, कुछ नहीं हार्ड होता है भाई, अगर इनको दिमाग से पढ़ो तो। रट्टा मारोगे तो एवे खामे का कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं मुगल दरबार में एक व्यक्ति और है, टॉमस रो, 1615 ईस्वी में गया। किसके दरबार में, मुगल दरबार की बात करूं तो यहां पर मुगल कौन होगा शासक, हम 1615 की बात कर रहे हैं, और 1615 में कौन था, यानी 1605 से लेकर 1627 तक राजा थे भारत में मुगल जहांगीर
जहांगीर अकबर के मरने के बाद जहांगीर बने थे। पूरी डिटेल दी जाएंगी मुगलों के टॉपिक में। फिर भी कोई मुगलों को क्वेश्चन हो तुम्हारा तो कमेंट कर देना, आंसर मिल जाएगा। अगर लॉजिकल कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन है तो तुम्हारा कोई, ठीक है। तो जहांगीर इस समय तो मुगल दरबार में गए, लेकिन ये आगरा या दिल्ली में नहीं गए थे, ये गए थे अजमेर में। अजमेर राजस्थान का हार्ट अजमेर, ठीक है, राजस्थान के अंदर पड़ता अजमेर। तो ये अजमेर में गए थे और मुगल दरबार में अंग्रेज जो टॉमस रो है वो 1615 में तो भारत देखो आए हैं, लेकिन जहांगीर के दरबार में ये अजमेर में जाते हैं। 10 जनवरी का समय होता है और सन 1616 ईस्वी का टाइम है। यानी इंडिया में कब आ रहे हैं? 1615 में आ रहे हैं, लेकिन इसके दरबार में कब जा रहे हैं? वो 1616 में जा रहे हैं, 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी सन 1600 को। और पता है अजमेर में एक और, शायद मैं आपको और डिटेल दूं क्योंकि साथ साथ और भी क्वेश्चन हमारे कंपटीशन क्लियर होते चलेंगे। एक मैगजीन दुर्ग है भारत में, मैगजीन दुर्ग, ये राजस्थान के अंदर है। मैगजीन दुर्ग राजस्थान इतिहास में, अगर राजस्थान इतिहास की क्लास होगी तो मैं राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा अभी तुम्हें ये मैगजीन दुर्ग और भारत में राजस्थान के जितने भी दुर्ग उनकी पूरी डिटेल, ठीक है। तो जो मैगजीन दुर्ग है ना, ये राजस्थान के अजमेर में है। सन 1570 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम पद्धति पर बना हुआ है। मुस्लिम पद्धति पर बना राजस्थान के एकमात्र दुर्ग है मैगजीन दुर्ग। 1570 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था इसका। और इसी दुर्ग में टॉमस रो की मुलाकात होती है अजमेर में। राजस्थान के कंपटीशन में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते भी रहते हैं, ठीक है, कि टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात निम्न में से कौन से फोर्ट में की गई? तो मैगजीन दुर्ग अजमेर, ठीक है। तो इस मैगजीन दुर्ग में 10 जनवरी 1616 में बड़ा सम्मान मिला था टॉमस रो को, यहां पे बहुत बड़ा सम्मान दिया था। यानी जहांगीर ने इसको, ये जब इसके दरबार में पहुंचते हैं, ठीक है, जो जहांगीर इसके दरबार में, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, इसको शिकार खेलने भी ले जाता है। ये भाई साहब इसको जंगल में भी ले जाता है शिकार खेलने, बढ़िया एक तरह से। देखो अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं है शिकार खेलना, लेकिन ये माध्यम बना के ऐसे इन हिंदुस्तान के मुगलों को भी अपनी साइड में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, हो जाएगा ना। तो मैंने यहां पे क्या कहा, मैगजीन दुर्ग में इनकी मुलाकात होती है और मैगजीन दुर्ग के अंदर मुलाकात होने के बाद ये हिंदुस्तान में पता क्या मांग करता है जहांगीर से मांग करता टॉमस रो कि भाई हमें ना विभिन्न हिस्सों में, भारत के विभिन्न हिस्सों में दुर्गीकरण करने दो। भारत में विभिन्न हिस्सों में हमें क्या करने दो? दुर्गीकरण, यानी अलग अलग क्षेत्रों में हमें दुर्ग बनाने दो। हमें भारत में अलग अलग इलाकों में दुर्ग बनाने दो और भारत में हमें व्यापार करने दो। यानी भाई साहब जहांगीर, हमें भारत में व्यापार बढ़ाना है, हमें भारत में व्यापार बढ़ाना है, तो हमें ये परमिशन दो कि हम हिंदुस्तान में व्यापार कर सके, पूरे भारत में व्यापार कर सके, हमारा साथ दो। यहाँ पे बड़ा संबंध अच्छा बना लिया इसने जहांगीर के साथ। जहांगीर तो इसको शिकार खेलने में लेके गया था, जैसे मैंने अभी बताया था। तो मुलाकात क्या हुई वो चीजें है। अब इस मुलाकात का क्या फायदा मिलता अंग्रेजों को? देखो, बैटल ऑफ सवाली का क्या रिजल्ट मिला? पहला अड्डा सूरत में कर लिया। फिर ये अंग्रेज कुछ दिन बाद टॉमस रो को भारत भेजते हैं। ये टॉमस रो भी अंग्रेज शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। अब जैसे टॉमस रो भारत आए और ये आगे की कार्रवाई करता है भारत में, पहली सत्ता तो सेट कर ली इन्होंने सूरत में, अब आगे की कार्रवाई कौन करेगा? टॉमस रो गए अजमेर में कि जी भाई साहब हमें पूरे भारत में दुर्गीकरण करना है, अपने अलग अलग दुर्ग बनाने हैं, भारत में व्यापार करने हैं, तो हमें ना व्यापार करने दीजिए, ठीक है। जहांगीर को तो इसने एक तरह से पटा लिया था और जहांगीर ने इसको परमिशन दे डाली थी, ठीक है। देखो ये बंदा समझा भी रहा है कि हमें क्या करना है, हमें यहां व्यापार करना है, ठीक है। पूरा का पूरा मैप तैयार करके लेकर आया था ये भाई साहब, ठीक है, कि हमें क्या करना है, हमें गोलकुंडा में जाना है, हमें हुगली में जाना है, बंगाल में जाना है, बिहार में जाना है, दक्षिण में जाना है ना। तूतीकोरिन बंदरगाह जो मोतियों का बंदरगाह था, मोतियों के कारण प्रसिद्ध था, हमें वहां पर जाना है। हाँ, तो हमें यहाँ सत्ता सेट करनी है जहांगीर जी, तो हमें करने दो, दुर्ग बनाने दो, व्यापार करने दो, कंपनी खोलने दो। ये पूरा का पूरा मैप बना के लेके आया था, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं थॉमस रो ये समझा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हुई थी। अब इसका फायदा क्या मिलेगा? जहांगीर और अंग्रेज, जहांगीर और टॉमस रो की जो मुलाकात थी ना,
उसका बेनिफिट क्या मिला अंग्रेजों को और हमें क्या देखने को मिले परिणाम, वो और अगला नेक्स्ट अपना स्टेप है। तो इस ऐसे स्टेप बाय स्टेप में तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो यहां तक समझ जाओगे। हॉकिंस 1608 में आ रहे हैं, सेम राजा जहांगीर के दरबार में, और उसके बाद कौन आ रहा है, ये टॉमस रो भाई साहब आ रहे हैं जहांगीर के दरबार में, लेकिन अजमेर में मुलाकात होती है इसकी, और इन दोनों की मुलाकात का जो रिजल्ट है वो क्या मिला, वो सारी चीजें हमें याद करनी है। कोई डाउट हो तो यहां तक आप पूछ सकते हो, समझ रहे हो ना। तो अब इससे आगे की जो चीजें है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो समझ गए, हाँ ठीक है बिल्कुल। देखो नेक्स्ट देखो, जहांगीर और टॉमस रो, जहांगीर प्लस टॉमस रो, इन दोनों की मुलाकात के फायदे क्या थे। यानी फायदे बोले तो हमें नहीं मिल रहे फायदे, हमें तो नुकसान ही मिला है सारा, ठीक है। जो हुआ बेनिफिट अंग्रेजों को वो हमें डिटेल से अब समझना है, आसानी समझना। प्रीलिम्स एग्जाम के भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, पीटी एग्जाम के लिए यूपीएससी जो प्रीलिम्स है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन मैंने इन ऐसे लैंग्वेज में इस माध्यम से उन क्वेश्चनों को मैं यहां पे सेट कर रहा हूं। टॉपिक पूरा होने के बाद वो क्वेश्चन यहां पे आपके सामने आ जाएंगे। तो फायदा क्या मिला टॉमस रो का और इस जहांगीर की मुलाकात का, वो बेनिफिट क्या मिला, तो देखो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पे देखो मैंने क्या लिख रखा है, अंग्रेजों की भारत विजय हेडिंग जो मैंने डाली थी उसमें मैंने लिख रखा है टॉमस रो की मुलाकात के फायदे। किससे मुलाकात की फायदे, इस जहांगीर से। सन 1632 में गोलकुंडा सुल्तान से अनुमति, 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर, यानी क्या हुआ, 500 पैगोडा वार्षिक ये कर देगा, टैक्स दे गए अंग्रेज, और गोलकुंडा के सुल्तान से कह दिया कि हमें यहां पर भी व्यापार करना है। यानी 1632 ईस्वी के अंदर, ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान से इन्होंने इस क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और क्या आप देंगे बदले में अंग्रेज इन गोलकुंडा के राजा को, 500 पैगोडा वार्षिक टैक्स। एक तो ये, दूसरा समझना इन लाइनों को बिल्कुल आसान है, वीडियो को शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, आंसर मिल जाएगा, विद डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सन 1639 में अंग्रेज प्रशासक फ्रांसिस डे, देखो मैंने ये लिख रखा है, सन 1639 में अंग्रेज प्रशासक फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया। इंपॉर्टेंट लाइन है, मद्रास के क्वेश्चन भी खूब आते हैं। मद्रास को पट्टे पे लिया 1639 में फ्रांसिस डे ने, ठीक है, और यहां किलेबंदी करके एक किला बनाया जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। बिल्कुल आसान है, 1639 में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, चंद्रगिरी का जो शासक था उस चंद्रगिरी के शासक से ये अंग्रेज मद्रास को पट्टे पर ले लेते हैं, और मद्रास में क्या बना डालते हैं, अपना एक दुर्ग बना डालते हैं। और जो मद्रास में दुर्ग बनाया उसका नाम इन्होंने क्या रखा था, सेंट जॉर्ज दुर्ग, ठीक है, सेंट जॉर्ज दुर्ग ये बनाया था इन्होंने। तो मैंने ये बात की, अब इसको और आसानी से समझ सकते हो। ये तो मैंने जो लिख के आपको बताया यहां पे, मैं कह रहा हूं जो जहांगीर और टॉमस रो की 1616 में अजमेर में मुलाकात होती है ना, तो उससे अंग्रेजों को फायदे क्या क्या मिले, उसमें से दो तो मैंने यहां पे ये बताए। ऐसी ढेरों पॉइंट है, बहुत सी लाइनें, सारी चीजें आपके सामने आती रहेंगी कि जी 1632 में हमें ना दक्षिण में गोलकुंडा में व्यापार करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या मिल गया, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति मिल गई कि करो यहां पे व्यापार, लेकिन 500 पैगोडा प्रति वर्ष टैक्स दो हमें। कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजों को दे देंगे टैक्स, सत्ता सेट करनी है, हमें तो व्यापार करना है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा इन्होंने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मद्रास। ये तो भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट बहुत बार आता है एग्जाम में। सन 1639 में चंद्रगिरी के शासक से मद्रास, इन प्रेजेंट टाइम में नाम है चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल, मद्रास को इन्होंने पट्टे पर लिया, और मद्रास के अंदर इन्होंने एक दुर्ग बना डाला, एक फोर्ट बना डाला, और उस दुर्ग का नाम रखा गया सेंट जॉर्ज। तो ये 1639 में, कई बार आता ना मद्रास के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि मद्रास में इस दुर्ग का निर्माण किस समय किया गया था, डेट पूछ लेते हैं, 1639 में। ये सारी चीजें है। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं अंग्रेज लोग, भारत में धीरे धीरे ये अपनी सत्ता सेट करने में लगे हुए हैं। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, वो सारी चीजें मैंने और आगे बतानी है, तो यहां तक समझ जाओगे, ठीक है।
यहां तक क्लियर हो जाएगा आपका पॉइंट। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, टाइम है शायद अभी, है ना, एक बात और ध्यान रखना, यहां तक क्लियर हो जाएंगे पॉइंट। उसके बाद ये बंगाल में भी अपनी सत्ता सेट करते हैं, वो आगे हमें अभी और कवर करना है ना, ऐसे, है ना। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुंबई। अब अंग्रेजों का एक सपना और था, इस मुंबई को भी अपने अंडर में करना। अंडर में करना मतलब कैसे, क्या, बंबई उस समय नाम था, तो जो बंबई है ना, ये बंबई तो था किसके अंडर में, पुर्तगालियों के अंडर में, पुर्तगालियों के अंडर में था ये कौन सा, बंबई क्षेत्र, ठीक है। अब अंग्रेजों का एक सपना था कि ये बंबई अगर हमारे क्षेत्र में आ जाए ना, हमारे कब्जे में आ जाए ना, तो भाई इनकी और यहां पे आसान हो जाए, है ना, सत्ता और अच्छी तरह सेट हो पाए। तो इनका अब एक सपना हो रहा है बंबई को लेना। तो क्या है बंबई की कहानी, वो सारी चीजें मैंने और बतानी है, और वो तुम्हें अभी मैं कवर करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो जाएगा। तो बंबई को कैसे ये लोग अपने अंडर में लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम है, तो उस बंबई का छोटा सा पॉइंट और देख लेना, है ना, कौन बंबई के संस्थापक है, पहला इसका गवर्नर कौन है ना, क्या था बंबई का रोल, वो सारी चीजें है। तो देखो मैंने कहा है अंग्रेजों ने कई क्षेत्रों में अपनी सत्ता सेट कर ली, अपने किले विले बना लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई बंबई भी बहुत बढ़िया क्षेत्र है, समुद्र के किनारे है, पुर्तगाली के अंडर में है ना, तो इस बंबई को भी किसी तरह हम अपने कब्जे में ले। तो यहां पर दो चीज देखना, एक अंग्रेज, ठीक है, और एक पुर्तगाली। पहले से किसके अंडर में बंबई, इन पुर्तगालियों के अंडर में, ठीक है, पुर्तगालियों के अंडर में आइए। अब ये बंबई पर कैसे अपना अधिकार करेंगे, तो मैं एक चीज और दिखा रहा हूं आपसे, ठीक है, ये देखना आप, शायद इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये इधर भाई साहब कौन है, ये है चार्ल्स द्वितीय, और जो इधर साइड में है ना, ये पुर्तगाल की एक महारानी है जिसका नाम है कैथरीन ब्रेगांजा। अब इनका रोल क्या है बंबई में, वो सारी चीजें हमें याद करनी है, लेकिन अभी भाई टाइम हो चुका है। नेक्स्ट जो क्लास है वो मैं तुम्हें कल करवा दूंगा, इससे आगे का पूरा डाटा हम कवर करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए ना आप इतना याद करना, डाउट हो तो अपना कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर देना, उसका आंसर तुम्हें दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक हमें सिर्फ कंपनी की शुरुआत के पॉइंट पढ़े हैं, अंग्रेजों के हिंदुस्तान में एंट्री के बारे में पॉइंट पढ़े हैं, ठीक है, हिंदुस्तान में कैसे कैसे पुर्तगाली को पराजित करते हैं, बैटल ऑफ स्वाली को कवर किया है, हॉकिंस के बारे में डिटेल ली है, और उसके बाद हमने क्या कवर किया है, थॉमस रो की मुलाकात और उसके फायदे, और जो थॉमस रो की मुलाकात और उसके फायदे है उसके बारे में आगे जो डिटेल है वो कल की क्लास में आ जाएगी। तो मेनली ना आज के लिए आप इतना याद करना, इसके बाद हम बंबई के बारे में पढ़ेंगे, कैसे अंग्रेज लोग बंबई को अपने अंडर में लेते हैं, उसके बाद हम कवर करेंगे इनके बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां कैसे थी, बंगाल के नवाबों के साथ इनका कैसे क्या पंगा हुआ, कैसे लोग ये दिल्ली की तरफ एंट्री करते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, वेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, दुनिया भर के पॉइंट है, वो सारी चीजें आपके सामने आएगी, एक आसान भाषा में याद हो जाएगा, ये अपनी गारंटी रहेगी। लेकिन समझते रहना, डाउट हो तो अपना क्लियर करते रहना। तो आज के लिए इतना ही, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने हमारे साथ इतना टाइम दिया, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो कवर कर देना, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।